हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद एवलिन। और आज हम करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच। मैंने कुछ पोम के वीडियोस तो डाले हैं और उसमें बहुत कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच जो जनरल फिगर्स ऑफ स्पीच हैं वो तो रिवाइज हो ही रहे हमारे ऑलरेडी, पर फिर भी मैंने सोचा फॉर द वंस हु आर गोइंग टू कम टू द चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम एंड मे बी फॉर द वंस हु आर अनइनिशिएटेड इनटू दिस, okay, so I should make this video, okay, because there are a lot of figures of speech more than the ones which are there in your syllabus। बहुत सारी हैं हमारे यहाँ पे तो अभी जो MPTET की बात करूँ तो मैं 6 फिगर्स ऑफ स्पीच ही है, बट जो बाकी के लोग हैं उनके लिए और भी ज़्यादा फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत सारी हैं जो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना करके और NCERT की बुक के एग्जाम्पल्स ही यूज़ करके मैंने वो फिगर्स ऑफ स्पीच डिस्कस की हुई हैं। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, है ना। सारे बुक के ही 10th क्लास क्लास 10 की बुक के ही एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं उसमें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारा सिमिली। सिमिली में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है ना, और कंपैरिजन नॉट कंपैरिजन, देयर इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन, जैसे एज स्वीट एज हनी, एज वाइट एज स्नो, इस तरह से, ठीक है। तो लाइक और एज का यूज़ होता है इसमें, है ना। और इसके एग्जाम्पल्स मैंने लिए क्लास 10 की फर्स्ट फ्लाइट में से लिया है मैंने। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ केज, ये कहाँ से है? बेलिंडा वाले लेसन में से है। फिर Belinda was as brave as a barrel full of bears। फिर माउथ लाइक अ फायरप्लेस, जहाँ पे कस्टर्ड द ड्रैगन के माउथ को कंपेयर किया गया फायरप्लेस से। कस्टर्ड वॉज स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, ठीक है। तो ये इनके साथ साथ एक दो मैं आपको फिगर्स ऑफ स्पीच और बताऊँ यहाँ पर, ठीक है। भले हम सिमिली कर रहे हैं लेकिन क्योंकि ये सामने ही हमारे एक एग्जाम्पल है अलिटरेशन का, तो ये कर लेते हैं। फिर एक और स्नॉटिंग, ये ओनोमैटोपिया का एग्जाम्पल है, जो वो होता है साउंड वर्ड्स, वो, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सिमिली, ठीक है। इसके जैसा ही कंपैरिजन जो है वो होता है मेटाफर के अंदर, अभी हम करते हैं उसे। All right, now metaphor. Metaphor is an indirect comparison, okay, without the use of as and like. This is not there. Like, so you, instead of saying that Custard was like as brave as a tiger, you say Custard was a tiger, okay. This man is a tiger. Our soldiers, this man is a tiger. Our soldiers are tigers. Now, when you are comparing one attribute of a tiger, okay, which stands out to another attribute of this person, okay, then that is metaphor. But then you do not use as and like, है ना, क्योंकि आप ब्रेव का तो नाम ही नहीं ले रहे हो यहाँ पे। आप ये नहीं बोल रहे हैं he is as brave as a tiger, और he is as courageous as a tiger, or as talkative, like a bird, whatever. But you are not saying that, you are not taking the name of that attribute. आप क्या बोल रहे हो? He is a tiger, okay, he is the Amitabh Bachchan of our city. Now what that means is he is as popular, as Amitabh Bachchan is, otherwise as famous, as popular, like that, in that sense, है ना। They are the Ambanis of our town, so people would know these people are rich, they are wealthy, okay, they are industrialists, like that, okay। जैसे in the olden days, not in the olden days, but I've heard people saying कि वो बहुत, ये तो बड़े टाटा बिरला हैं, मतलब टाटा बिरला नहीं है, ये मेटाफोरिकली बोल रहे हैं कि दे आर वेरी रिच, वेरी
affluent, like that. So this is metaphor. अब यहाँ पे the hugeness of the mountains is compared to the hugeness of the clouds without taking the name of that quality. ठीक है, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, ये कहाँ से मैंने जो फर्स्ट वाला लेसन है लेटर टू गॉड क्लास 10 का, वहाँ से लिया है. फिर कर्टन ऑफ रेन. ओके, द रेन वॉज as dense, as heavy, as a curtain. तो यहाँ पे इसको कर्टन ऑफ रेन बोल दिया गया है. रेन ड्रॉप्स आर फ्रोजन पर्ल्स. ओके, द रेन ड्रॉप्स लुक्ड लाइक, ठीक है, बट वी आर नॉट यूजिंग दैट, वी आर सेइंग रेन ड्रॉप्स आर फ्रोजन पर्ल्स. द इंजन ऑफ अ फैमिली. वाई? बिकॉज द इंजन, ये मैंने क्लास 11 की बुक हॉर्नबिल से लिया है, लैबर्नम से. तो लैबर्नम में जो गोल्डफिंच थी उसके फैमिली को बोला गया है एंजन, बिकॉज व्हेन एन इंजन स्टार्ट्स the machine comes into motion. In the same way, when the goldfinch, the family starts chirping and moving, the tree also starts moving. So the engine is because this is the center, the starting point of the activity. इसलिए यहाँ पे इसको engine बोला है. ये साथ में ना मैं ये lessons में से भी समझाती ही जा रही हूँ. फिगर्स ऑफ स्पीच इसलिए मैंने यहीं से लिए हैं. पर्सोनिफिकेशन. non-human entities are attributed the qualities of humans. ठीक है, जैसे जस्टिस इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, है ना. वेल्थ इज अनफेथफुल. जैसे डेथ के लिए बोलते हैं डेथ इज फेथफुल, इट विल नेवर जिल्ट यू, इट विल ऑलवेज कम टू यू. ऑल नाइट द रूट्स वर्क. ये मैंने द ट्रीज से लिया है क्लास 10 के. ऑल नाइट द रूट्स वर्क, द ट्रीज आर मूविंग आउट. ऑल दीज एट्रीब्यूट्स. ओके, ये आपका पर्सोनिफिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं. ऑल राइट, चलते हैं अब हम नेक्स्ट. हाँ, तो हम करते हैं बाकी के फिगर्स ऑफ स्पीच. अब जो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच आता है ना, ये है पैराडॉक्स. ठीक है, पैराडॉक्स होता है अ सीमिंगली एब्सर्ड. ये सीमिंगली वर्ड जो आपको हर जगह पैराडॉक्स की डेफिनेशन में मिलेगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सीमिंगली मतलब पहली नज़र से देखने पे ऐसा लगता है, देखने पे कि ये एब्सर्ड है, इट डजंट मेक एनी सेंस, ऐसा लगता है. सो अ सीमिंगली एब्सर्ड और कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है ना, which on deeper study proves to be true or witty. witty भी होता है ना. ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रू है इन अ स्पेसिफिक, जैसे कि ये वाले एग्जाम्पल में अ चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, है ना, या फिर ये. बट इट कैन बी विटी ऑल्सो. विटी मतलब उसके अंदर ना एक ह्यूमर के साथ में एक बहुत ही गहरा मीनिंग दिया हुआ होता है ना. जैसे कि अ चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन. this has, it's not witty, okay, but it has, there's no humor here, but it has deep wisdom. जैसे क्या मतलब है इसका, चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन सुनने में लगेगा how absurd. When I was younger, I could not understand it till it was explained. I had read this, but I could not understand कि बहुत हमारी जो छोटे थे तो वो कर्सिव राइटिंग की बुक्स होती है ना, उसमें अच्छी अच्छी प्रोवर्ब्स और सेइंग्स होती थी. उसमें पढ़ा था चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन पहली बार. छोटे थे, मतलब 4th 5th में होंगे, तो समझ में नहीं आता था क्या लिखा हुआ है. इसका मतलब है कि जब बच्चा छोटा होता है ना, तो उसके बचपन में जो उसको सिखाया जाता है, जो वो सीखता है, जो उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं, वही शेप करते हैं द काइंड ऑफ पर्सन, द काइंड ऑफ ग्रोन अप एडल्ट इज़ गोइंग टू बी लेटर. ये होता है इसका चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन. लेस इज़ मोर. लेस इज़ मोर लगेगा, लेस कैसे मोर हो सकता है, ये तो एक्चुअली ऑपोजिट्स हैं एक दूसरे के. लेकिन दिस इज़ अ सेइंग विच इज़ related to being content and satisfied.
Okay, because the more you get, the more you greedy you become. So less is more. That means it's a lesson in self contentment. Okay, and a sense of being self sufficient. ठीक है, less is more. What a pity that youth must be wasted on the young. है ना, मतलब किन्होंने लिखा था ये, बट इट्स अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल. दिस आई रिमेंबर ऑस्कर वाइल्ड, दिस वन आई डोंट रिमेंबर. बट वॉट अ पिटी दैट यूथ मस्ट बी वेस्टेड ऑन द यंग. आपको लगेगा यूथ मस्ट बी वेस्टेड ऑन द यंग का मतलब क्या है? यंग के पास ही तो यूथ होती है. तो हाँ, ऑन डीपर delving of it, when you try to understand this further, you realize that when you're young, you do not know how to use your time, your strength, your energy or in the best optimum way, and when you are old, then you're filled with regret. Now you're wiser, now you know what to do, but then you don't have the energy, the time, okay, that you do not have. So you feel that it's a pity that youth must be wasted on the young. And when you're old, actually with experience, when you become more wiser, then if you had that youthful vigor, you would do wonders with it. But then it is what it is, है ना. Young have youth, the older people have wisdom, right? So I can resist anything but temptation. जब आप रेजिस्ट नहीं कर पाते, उसी को ही तो टेम्पटेशन बोलते हैं. वही तो टेम्पटेशन होता है जिसको रेजिस्ट करना होता है. तो यू कैन नॉट रेजिस्ट अ टेम्पटेशन, दैट मीन्स यू कैन नॉट रेजिस्ट एनीथिंग, बिकॉज एनीथिंग विच यू नीड टू रेजिस्ट इट इज़ अ टेम्पटेशन, है ना. टेम्पटेशन को ही तो रेजिस्ट करना होता है. तो इसीलिए ये सारे, इट्स अ प्ले ऑन वर्ड्स. अ लॉट ऑफ टाइम्स पैराडॉक्स इज यूज्ड एज अ प्ले ऑफ वर्ड्स, एंड it is used in a very witty way. ठीक है, तो ये हो गया पैराडॉक्स. अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच. ओके, अब हम करते हैं आयरनी के साथ में. जब भी हम आयरनी पढ़ाएं, हमको जब भी हम पैराडॉक्स और आयरनी को एक साथ में पढ़ाएं ना, हमको दोनों को उनका जो डिफरेंस बताना होता है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है. क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पैराडॉक्स है या आयरनी है. देखिए, पैराडॉक्स में क्या है कि आपको स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्टरी लगेगा, लेकिन ऑन एग्जामिनिंग इट यू विल फाइंड दैट देयर इज़ अ डीपर ट्रूथ, और वंस यू हैव अंडरस्टूड द स्टेटमेंट विल नॉट सीम पैराडॉक्सिकल. दैट इज़ अ पैराडॉक्सिकल, मतलब दिखने में वो है. एक बार आपने समझ लिया है, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स. ठीक है, एंड हेंस यू विल अंडरस्टैंड दैट इट इज़ नॉट रॉन्ग. शुरू में गलत लग सकता है, ये पैराडॉक्स होता है. आयरनी में क्या होता है, देयर इज़ अ यूज ऑफ वर्ड्स in such a way that their intended meaning is different from the actual meaning, but this is explaining the verbal irony. ठीक है, कौन सा? as dry as चेरापूंजी. ठीक है, इंटेंडेड मीनिंग ये डिफरेंट है मेरा फ्रॉम एक्चुअल मीनिंग. इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? as dry as चेरापूंजी, but the intended meaning is it is not, है ना, इट इज़ नॉट ड्राई. ये है इसका, ये वर्बल आयरनी. बट दिस इज़ नॉट ऑल. यूजुअली जो आयरनी हम फेस करते हैं हमारे लेसन्स में, पोम्स में, वो होती है सिचुएशनल आयरनी, वर्बल आयरनी भी होती है, और ड्रामेटिक आयरनी भी होती है. ठीक है, अब सिचुएशनल आयरनी में क्या होता है? देयर इज़ अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी. लाइक I remember using an example somewhere recently, in the one of the videos in the channels, that the traffic cop was given a ticket for was given a parking ticket, है ना. मतलब he was fined for parking in the wrong place.
a traffic cop. So that is situational irony, where there is a contrast between expectations and reality, है ना. A very good example that I read somewhere was a divorce, you know, a marriage counselor getting a divorce. Okay, so that is a situational irony, where there is a contrast between expectations and reality. Like for example, the topper of the class, you know, the one who is expected to get a lot of, to get good marks, gets an ATKT. ठीक है, that is ironical, है ना. वर्बल आयनी तो समझ में आ गई. वर्बल आयनी हमको ना देखने से ही पता चलेगी, है ना, कि ये आयरॉनिकली लिखा हुआ है. दिस ड्रामेटिक आयनी इज़ वेरी कॉमन. ड्रामेटिक आयनी में क्या होता है, देर इज़ सम काइंड ऑफ अ ट्रूथ विच इज़ हिडन फ्रॉम द कैरेक्टर्स बट द ऑडियंसेस नो इट. एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताती हूँ इसका, जो हमारा क्लास 10 का अ लेटर टू गॉड है, वो चैप्टर जो है ना, उसके एंड में कहते हैं ना, उसकी आयरॉनिकल एंडिंग है. क्या एंडिंग है, वो सोचता है कि पोस्ट ऑफिस पीपल आर क्रूक्स, प्लीज़ डोंट सेंड द मनी थ्रू द पोस्ट ऑफिस, है ना. दैट इज़ आयरॉनिकल बिकॉज the character, that is Lencho, does not know that the post office man or post office people are the ones who have given him the money. The post master has collected the money and given him. उसको नहीं पता है, लेकिन ऑडियंसेस को ये पता है. तो ये ड्रामेटिक आयरनी होती है ना. जैसे रोमियो एंड जूलियट का एग्जाम्पल बहुत यूज़ किया जाता है इसमें, कि जूलियट drinks the sleeping draught thinking that this is a very good, good plan. It's going to help her unite with Romeo. But then what happens instead is that ends in their deaths. Okay, not in their union, not in a happy union. तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी. अब उसी तरह से ड्रामेटिक आयरनी भी उसी सिचुएशन में आगे जाके होती है, जब रोमियो अपने आप को स्टैप करता है थिंकिंग दैट जूलियट इज़ डेड, बट द ऑडियंसेस नो दैट इट्स शी इज़ नॉट डेड, शी इज़ ओनली स्लीपिंग. द ऑडियंस डजंट नो. तो ये हो गया ड्रामेटिक आयरनी. ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ. हाँ जी, तो आज की वीडियो का लास्ट फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबली. हाइपरबोल नहीं कहते इसको, हाइपरबली कहते हैं. हाइपरबली क्या होता है, एग्जैजरेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्ति, है ना. ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ की तारीफ़ करते हैं तो कहते हैं ना ऐसा, या कई बार हिंदी में ऐसा बोला जाता है कि ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, दिस विल नॉट बी एन एग्जैजरेशन, अगर मैं ऐसा बोलूँ तो, है ना. कई बार बोलने के पहले ऐसा कहते हैं लोग, है ना. दिस विल नॉट, व्हाट इट एक्चुअली मीन्स इज़ एग्जैजरेशन. ठीक है. नाउ टू गेट योर पॉइंट अक्रॉस, यू यूज़ हाइपरबली. तो ये पोइटिकली भी यूज़ होता है, इडियम्स में बहुत यूज़ होता है ना. और हम लोग भी अपने रोज़मर्रा की लैंग्वेज में बहुत यूज़ करते हैं. 1000 बार बोल चुकी हूँ मैं, या है ना, या मैं 2 घंटे से बोल रही हूँ ये बात, है ना, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें, है ना. गुस्से में लाल पीला होना, ये सब क्या है, ये एग्जैजरेशन. हिंदी के मुहावरों में भी इंग्लिश के इडियम्स की तरह बहुत जगह आपको हाइपरबली का एग्जाम्पल मिलेगा. अब ये जो मैंने लिया है, ये मैंने अभी रिसेंटली जो वीडियो बनाया है ना अपना वॉइस ऑफ द रेन क्लास 9 का, उसमें से लिया है. 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट. तो 1000 ड्रीमी फैंसीज, he could not have counted, there were a lot of dreams, we can understand that, but 1000, so it's hyperbole. Okay, और एक और बात याद दिलाती हूँ, ये alliteration है. ठीक है. फिर
बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स। यहाँ तो पक्का ही एग्जैजरेशन है, क्योंकि बेलिंडा ब्रेव थी नहीं, जब पायरेट आता है तो सबकी कंडीशन पता चल गई हमको, है ना, तो ये एग्जैजरेशन है। और आगे ये भी एग्जैजरेशन, एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स। Nothing like this was happening. You think the lions would be running, and Ink and Blink, who were a cat and mouse, they would be chasing the lions down the stairs in the house? So this is exaggeration, okay? This is just to show how brave they were. But this is exaggeration, this is hyperbole. और इडियम्स में बहुत जगह, जैसे हम देखते हैं इडियम्स में यूज़ होता है बहुत जगह, किसी के डिस्क्रिप्शन के लिए यूज़ होता है, और ये कॉमनली यूज्ड हाइपरबली है। जैसे टू डिस्क्राइब समवन एज टॉल एज अ बीन पोल, एज स्किनी एज अ लैम्प पोस्ट, कोई इतना लैम्प पोस्ट जितना दुबला नहीं होता है ना, एज ओल्ड एज द हिल्स। सो दीज आर ऑल एग्जैजरेशंस. So the figure of speech used here is hyperbole. I hope this video must have been useful to you and interesting also. So please come back for more. Bye for now.